निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हमारे गांव का नाम है मेदिनीपुर। भारत के अन्य गांवों की तरह हमारा गांव भी था, मगर पिछली सरकार के आने से तरक्की की एक लहर चल पड़ी। गांव से लेकर शहर तक एक पक्की सड़क बना दी गई। बस फिर क्या था, तरक्की जैसे मुंह बाएं गांव में चली आ रही है। सड़क के दोनों ओर पक्के घर, मकान, विभिन्न तरह के बड़े बड़े दुकान, सब कुछ बनता चला गया। गांव के अंदर भी बिजली आई, तरक्की आई, बड़े बड़े मैदान मकानों में बदल गए और इस तरह से हमारा गांव जैसे छूटता सा गया। एक समय हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े खेत और मैदान हुआ करते थे। बच्चे वहां खेला करते थे। 2-3 तालाब भी थे, मगर धीरे धीरे सब कुछ लोप होता चला गया। अब बचा है तो ये कांटा तालाब और उसके पास का ये मैदान। पता नहीं इस तालाब में ऐसा क्या है जिससे लोग इससे एक तरह से डरते ही हैं। पिछले कई सालों से तालाब का उपयोग नहीं होता है, इसलिए आसपास कांटे और झाड़ी झुंझाटियां भर गई है, इसीलिए इसका नाम ऐसा ही पड़ गया। अब ये तालाब नहीं रहा, एक तरह से दलदल जैसा बन गया है। थोड़े किनारे पर कीचड़ और पानी है और बीच में जो पानी है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। यहाँ पर बहुत सड़ान और बदबू आती है। मच्छरों की भी बहुत भरमार है। लोग न जाने क्यों ना तो उधर जाते हैं और न ही इस तालाब के बारे में बातें करना पसंद करते हैं। हाँ, तालाब से थोड़ी दूरी पर ही मैदान है। यहाँ पर गांव के हम बच्चे आकर खेलते हैं, मगर जैसे ही शाम ढलने लगती है हम सब यहाँ से भाग निकलते हैं। क्यों ना भागे, घर वालों के इंस्ट्रक्शन जो है, अगर कोई शाम के बाद यहाँ रुक गया, घर पहुंचने पर जो राम धुलाई होगी वो तो भगवान ही मालिक है। आज भी इसी तरह से हम लोग खेल कर बैठे थे। मैं विशु इसी गांव में रहता हूं। मेरे घर में मेरे माता पिता और एक बड़ी बहन है और मेरे सारे मित्र। अचानक ही दुलोई बोला, अरे सुनो सुनो, जरा बैठो, एक बात करनी है। मैंने कहा, अब दुलोई कल बोलना ना, देख शाम ढल रही है, जल्दी घर भी जाना है। तभी अरुण बोला, हाँ हाँ, नहीं तो शाम हो जाएगी तो फिर हमारे विशु भाई को घर छोड़ के आना पड़ेगा। एक डरपोक का अंडा जो है, ले ले भाई जल्दी बोल, नहीं तो डरपोक का अंडा फूट जाएगा। मैं तिल मिलाकर रह गया। मैं अपने घर का थोड़ा ज्यादा ही लाडला हूं। पिताजी माँ सब बहुत मेरा ध्यान रखते हैं और बड़ी दीदी जान से ज्यादा चाहती मुझे, इसीलिए थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करूं, थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, माँ बापा चिंता करेंगे, इसीलिए। पर इस बात को ये लोग नहीं समझते। ये हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते, मुझे डरपोक का अंडा कहते हैं। इस चिढ़ से कैसा लगता है, इस बात का एहसास अगर इन्हें मैं करा सकता। मन में विचार आता है, एक दिन इनको सबक तो सिखाऊंगा, बताऊंगा मैं डरपोक का अंडा नहीं हूं। हिम्मत भरी हुई मुझे, बड़े होकर मुझे सेना में जाना है, भारत का नाम रोशन करना है। मैं और डरपोक का अंडा, डरपोक का अंडा तो तुम लोग हो। तुम्हारे घर वाले तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए घूमते रहते हो खुले सांड की तरह। अचानक दोलोई बोला, अच्छा अच्छा सुनो, जो बात थी, कल मैंने अपने दादाजी से एक बात पता लगाई। तुम लोग जानते हो इस कांटा तालाब की तरफ लोग जाना क्यों पसंद नहीं करते? क्यों क्यों क्यों? सभी आश्चर्यचकित होकर दोलोई की बात सुन रहे थे। अरे कल दादाजी से जो बात पता लगी है, सुनकर तुम लोग भी चौंक जाओगे। क्या पता लगा है और कैसे? गांव के बड़े बूढ़े तो इस तालाब के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर तेरे दादाजी ने ये बात कैसे कह दी? अरे ऐसे थोड़ी कही। अब तुम तो जानते हो दादाजी का शुगर हाई, मगर उन्हें
चमकू के यहाँ की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। माँ बाबा की नजर बचाकर उसे चमकू की मिठाइयाँ खिलाने का वादा किया। तब जाकर बात बाहर आई। उन्होंने बताया, नरक चौदस की रात को इस तालाब के पानी में कोई कूदता है। कौन कूदता है ये किसी को नहीं पता, आज तक किसी ने देखा नहीं, मगर हाँ, पानी में कूदने की आवाज सुनी गई है और यही है गांव वालों में डर का कारण। कहते हैं इस तालाब से कोई दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। गांव के बड़े बूढ़ों को इसके विषय में पता है, मगर वो दूसरों से बताते नहीं। तू भी ना कुछ भी कहता है। मैं बोल पड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है? पानी में कोई कूदेगा? अरे उस दलदल में कोई नहीं जाता है। अब क्या बात है, ये कोई ठीक से बताता नहीं। अभी अफवाह फैलाना बंद कर। अच्छा, अफवाह? डरपोक का अंडा, तू क्या जानेगा ये सब बातें? मैं डरपोक का अंडा? देखो, तुम लोग ना फालतू की बातें मत किया करो। मेरे माँ बाबा जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए मुझे ऐसा रहना पड़ता है। नहीं तो क्या, नरक चौदस की रात को तालाब में चला जाएगा? ऐसी बात है? ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को साबित कर दूंगा कि डरपोक का अंडा कौन है। इस नरक चौदस पे मैं तालाब में जाऊंगा शाम के समय, ठीक है? और जाकर देखूंगा कौन पानी में कूदता है या नहीं कूदता है। और अगर कोई नहीं कूदा, तब डरपोक का अंडा कौन होगा समझ लेना। बाकी सभी दोस्तों के चेहरे उतर से गए। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि डरपोक का अंडा कहने से मुझे कैसा लगता है। तभी अरुण ने बात पलट दी। हाँ, तू जाएगा और हम मान लेंगे। क्या भरोसा? नहीं जाएगा और कह देगा चला गया है, हम लोग क्या देखने आ रहे हैं? तो चलो तुम लोग भी साथ। डरपोक का अंडा तो मैं हूं ना, तुम लोग तो हिम्मती हो। ये बात उनके दिल पर और चुभ गई। सब चुप थे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मत आओ, मगर मैं वहां आसपास के किसी पेड़ पर चाकू से अपना नाम कुरेदाऊंगा। दिन के समय जाकर तुम देख लेना। दिन के समय जाने में तो तुम डरपोक के अंडों को डर नहीं लगेगा ना? सबके चेहरे की हवाइयां उड़ रही। तू सचमुच ही करेगा? अब एक बार कह दिया है तो मैं जरूर करूंगा। अब ठीक है, तो रही शर्त, अगर तू ये कर दिखाएगा तो हम सब तुझे अपना सरदार मान लेंगे। आज से ठीक 2 दिन बाद नरक चौदस का त्योहार था। वैसे नरक चौदस का त्योहार हम बंगालियों में एक अलग ही महत्व रखता है। वैसे तो माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसीलिए त्योहार मनाते। मगर हम लोग इसे काली चौदस के रूप में भी मनाते हैं। अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले की रात्रि। कहते हैं इस दिन नरक चौदस या भूत चौदस होती है। इस दिन नरक के दरवाजे खुल जाते हैं और नरक के हिंसक नरपिशाच उस रात पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस दिन को बड़े डर के साथ मनाया जाता है। हमारे घर में पोई पूजा होती है। पोई पूजा अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने और उनसे पितृदोष न लगाने और इसके साथ साथ हर आपदा विपदा से परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करने का त्योहार है। शाम ढले मेरे पिताजी आटे से दिए बनाते हैं और फिर उन दियों को लेकर घर के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। फिर उन दियों को घर के जो सबसे ज्यादा अंधेरे कोने होते हैं वहां पर रखा जाता है, एक खास मंत्र के साथ। मंत्र पढ़कर पितरों से निवेदन किया जाता है कि वे हमारे घर की रक्षा करें। घर के सबसे ज्यादा अंधेरे कोनों पर दिए लगने से वहां पर रोशनी होती है और अंधेरे दूर होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नरक के वो पिशाच घर पर आक्रमण नहीं कर पाते। हमारे यहां भी इस साल भी वही पूजा होनी थी। मैं उस रात ठीक से सो ना सका। मनी मन विचार कर रहा था कि आखिर कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। डर तो लग रहा था क्योंकि
जो कुछ भी कहानियां सुनी है उसके अनुसार तो, पर डरपोक का अंडा चिढ़ाए जाने से हिम्मत दिखाना ज्यादा सही है। और वैसे भी मैं डरपोक का अंडा नहीं हूं, मुझे तो भारतीय सेना में जाना है। ऐसे में हिम्मत नहीं दिखाऊंगा तो, पर मैं वहां पेड़ पर अपना नाम लिखूंगा किस चीज से? घर से बता कर तो जा सकता नहीं, और घर से अगर चाकू वाकू कुछ लेकर जाऊंगा और मां ने देख लिया फिर तो पूरा फाड़ना फोड़ हो जाएगा। तभी मेरी नजर पड़ी दीवार पर लटक रही दादाजी की लाठी पर। दादाजी का देहांत अभी 6 महीने हुआ ही हुआ है। मैं उनके बहुत करीब था, बहुत प्यार करता था उनसे। बचपन से मैं दादा का दीवाना था, उनके साथ ही सोता था। दादाजी शाम को ये लाठी लेकर टहलने निकलते थे। लाठी के आखिरी सिरे पर एक नोक है, इससे कुत्तों वगैरह जैसे जानवरों से रक्षा भी हो जाती थी और उनको चलने के लिए सहारा भी मिल जाता था। जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके सभी सामानों को उनके साथ चिता पर जला दिया गया, पर मैंने किसी हद से इस लाठी को जलने नहीं दिया। बहुत रोया, बहुत बिलका। पिताजी ने बहुत समझाया कि दादाजी का कोई भी सामान हम अपने साथ नहीं रख सकते, मगर मैं किसी हद से ये लाठी देने को तैयार न था। अंत में थक हार कर मेरे बालहट के सामने सबको झुकना पड़ा। तब से ये लाठी मेरे कमरे में। मैं जब भी इस लाठी को देखता हूं दादाजी की यादों में खो जाता हूं और मन दुखी सा हो जाता है। पर क्या करें, प्रकृति का ये नियम है, जो आया है उसे तो जाना है। दादाजी की इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूं, और इसीलिए मैंने भी तय किया कि भले ही दादाजी मेरे साथ नहीं है, मगर उनकी अंतिम इच्छा को मैं पूरी करके दिखाऊंगा। दादाजी मुझे कसरत भी कराते थे। सेना में जाने के लिए तो हिष्ट पुष्ट शरीर चाहिए ना। वो सच से मेरी कदकाठी काफी मजबूत है। मैंने तय कर लिया, मैं इसी लाठी को लेकर जाऊंगा और इसके नुकीले सिरे से वहां किसी पेड़ पर अपना नाम लिख कर आऊंगा। देखते देखते भूत चतुर्दशी की वो रात भी आ गई। शाम ढलने लगी थी। मैं उस दिन खेलने नहीं गया था। चुपचाप अपनी साइकिल लेकर मैं निकलने लगा। माँ बाबा पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। दीदी भी उन्हीं के साथ थी, अतः नजरें बचाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि गांव में स्ट्रीट लाइट्स आज नहीं जल रही। होता है बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती, पर गांव के रास्ते मुझे अच्छे से याद थे। अतः साइकिल चलाते हुए अंधेरे में जाने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। अमावस्या से ठीक एक दिन पहले की रात, आसमान में तारे जगमगा रहे थे। मैं साइकिल से होता हुआ धीरे धीरे मैदान के पास से तालाब की तरफ बढ़ चला। तालाब के पास पहुंचते पहुंचते ठंडी ठंडी हवा आ रही। साइकिल के कोने पर दादाजी की छड़ी बनी हुई। सुनसान से उस रास्ते में साइकिल बढ़ाता हुआ मैं चला जा रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, झींगुरों की आवाज़ तेज होने लगी। के साथ साथ तालाब से मेंढकों की टरटराने की आवाज़ तेजी से आ रही। सब कुछ मिलाकर एक सा वातावरण बन रहा। तभी पहली बार मेरे मन में एक अजीब सा डर घुस गया, क्योंकि साइकिल चलाते हुए जो ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही थी, उसी के बीच जैसे गर्म हवा के झोंके ने मुझे छुआ। मैं चौंक सा पड़ा। नवंबर महीने का आधा समय बीत चुका था। ठंड भी पड़ने लगी थी। ऐसे में अचानक ऐसी गर्म हवा का झोंका कहां से आया? पर अभी मेरा चौंकना बाकी था। साइकिल चलाते चलाते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे साइकिल के अगले चक्कों को तेजी से रोक दिया। साइकिल लड़खड़ा गई और मैं साइकिल से दूर छिटक कर गिर पड़ा।
गनीमत है तालाब के किनारे झाड़ी झुंझाटियों में गिरा था। थोड़ा सा और अगर आगे होता तो शायद सीधा तालाब के उस दलदली पानी में जा गिरता। अचानक हुई इस घटना ने मुझे चौंका सा दिया था। जमीन पर गिरने की वजह से हाथ पैर भी छिल गए थे। इसी तरह से उठकर साइकिल के पास आया। साइकिल जमीन पर पड़ी। तारों की रोशनी में अच्छी खासी रोशनी हो ही जाती है। इस वजह से साइकिल ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। साइकिल के एक कोने में मेरी टॉर्च बनी। टॉर्च निकालकर पहले तो मैंने अपने हावों को देखा और उन्हें साफ कर मिट्टी लगा ली। फिर टॉर्च से आसपास का वातावरण देखने लगा। पास ही एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था जो लगभग आधा झुककर तालाब के ऊपर टंगा हुआ था। मैंने तय किया किसी पेड़ पर अपना नाम लिख देता हूं और चुपचाप यहां से निकल जाता हूं। तालाब में कोई कूदता है या नहीं कूदता है, इससे मुझे क्या। मेरी शर्त तो थी बस पेड़ पर नाम लिखना। यही सोचकर टॉर्च की रोशनी साइकिल पर मारी और चौंक उठा। ये क्या? दादाजी की लाठी वो कहाँ गई? दिमाग में आया शायद छिटक कर आसपास कहीं चली गई हो। टॉर्च की रोशनी मारता हुआ मैं इधर उधर ढूंढने लगा, पर आश्चर्य, लाठी कहीं भी नहीं थी। पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो उसे लेकर घर से निकला था। तो क्या रास्ते में कहीं मैंने उसे गिरा दिया? ओह, ये तो परेशानी वाली बात हो गई। अब मैं पेड़ पर नाम कैसे लिखूंगा? और उससे ज्यादा बात है दादाजी की वो निशानी। मैं उसे अपने दिल से लगाए रखता था दादाजी की याद के रूप में। अगर वो खो जाएगी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेतहाशा टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारकर लाठी को ढूंढने लगा। मुझे वो लाठी मिलनी ही है। नहीं, रास्ते में नहीं गिरी होगी। मैंने उसे अच्छे से बांधा था, यहीं छिटक कर कहीं गिरी है। ढूंढते ढूंढते अचानक टॉर्च की रोशनी तालाब के पास के दलदली हिस्से पर पड़ी और देखकर मेरे दिल को जैसे चैन आया। मैंने देखा दादाजी की लाठी उस कीचड़ में आधी गरी हुई थी। समझ में आया साइकिल गिरने से छिटककर शायद वहां जाकर गड़ गई है। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ चला। लाठी के पास पहुंचकर मैंने लाठी को खींच कर निकाला और मुड़कर जैसे ही जाने लगा, अचानक जैसे मेरा संतुलन सा बिगड़ा और लाठी हाथों से छिटक कर तालाब में जा गिरा। ओह, ये क्या मुसीबत है। मैं खिंच सा उठा था, पर लाठी छोड़कर तो जा नहीं सकता था। तालाब के उस सड़ान भरे पानी में मैंने पैर डाल दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ चला। पानी कमर तक था। लाठी के पास पहुंचकर मैंने जैसे ही लाठी को उठाना चाहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने लाठी को रस्सी से आगे खींच दी। मैं चिढ़ सा गया। मैं और आगे बढ़ चला। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं तालाब के बीचों बीच आ गया था। मेरे सिर पर वो खजूर का पेड़ था जो किनारे से मुड़कर यहां तक आ गया। मैंने किसी तरह से लाठी उठाई और मुड़ने लगा। तभी मेरे चेहरे पर कुछ चिपचिपा सा आकर गिरा। साथ ही एक और प्रॉब्लम भी आ गई थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं टॉर्च की सेल बदलना भूल गया था। काफी देर से जलने की वजह से सेल अब मध्यम पड़ने लगी थी। टॉर्च की रोशनी धीमी होती जा रही थी और उसी धीमी रोशनी में मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर जब उस चिपचिपी चीज को देखा तो मेरे दिमाग में जैसे अनारदाना फूट गया। ये थूक था।
कोई पेड़ के ऊपर बैठकर मुझ पर थूक रहा था। मैंने पेड़ की तरफ रोशनी मारी। मध्यम पीली रोशनी में मैंने देखा पेड़ के ऊपर कोई दुबक कर बैठा है। दिमाग में तुरंत ही बल्ब जल गया। ओह, तो मेरे दोस्तों ने मुझे डराने के लिए ये खेल रचा है। आसपास ही सब छुपे हुए हैं। एक पेड़ पर चढ़ गया है और मुझ पर थूक कर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और यही लोग होंगे। रस्सी बांधकर दादाजी की लाठी को तालाब के बीच तक खींच लाए। मैं चीख सा पड़ा, कौन है रे? हैं? बदमाशी कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम लोग से डरने वाला नहीं हूं, समझ गया ना? सामने आओ। मेरे इतने कहने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न थी। मुझे अब बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं फिर से चीख पड़ा, दोबारा कहता हूं, कौन हो? पेड़ के नीचे उतरो, नहीं तो। पर मुझे लगता है मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही वातावरण में गूंज उठा एक अजीब सा कहकहा। मुझे ऐसा लगता है ये इंसानी कहकहा नहीं था। तो फिर कौन? मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। रोए खड़े हो गए। अब तालाब के पानी में मुझे ठंड भी लग रही। मैं तेज कदमों से तालाब के किनारे आने की कोशिश करने लगा और तभी मैंने महसूस किया पेड़ के ऊपर बैठी हुई आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, मगर जब गौर से देखा तो समझ में आया कि वो आकृति कोई इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पेड़ से नीचे घुटनों के बल एक बच्चे की तरह चलकर उतर रही थी, और कोई इंसान पेड़ से ऐसे नीचे नहीं उतर सकता। अभी मैं तालाब के किनारे आने ही वाला था कि अचानक वो आकृति पेड़ से नीचे आकर तालाब में कूद पड़ी। उसके कूदने की छपाक की आवाज के साथ साथ मैं जैसे कांप सा उठा, क्योंकि मैंने महसूस किया उस आकृति ने पानी से अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल दी, जैसे सांप की जीभ होती है। मगर सांप की जीभ इतनी लंबी नहीं होती है। वो जीभ मेरे चेहरे पर दौड़ रही थी। उसका चिपचिपा थूक मेरे चेहरे को लग रहा। मैं समझ गया था मैं बेहद मुसीबत में हूं। मुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना है। बस यही सोचकर मैं दौड़कर आगे निकलने की कोशिश में था कि अचानक वो आकृति मेरे कंधों पर चढ़ गई। उसके नुकीले नाखून मेरे कंधों में गड़ रहे थे और उसका वजन मेरे कंधों पर महसूस हो रहा था। मैं लड़खड़ाकर तालाब के पानी में गिर गया। मेरा चेहरा पानी में आधा डूब गया था। उसकी वो लिजी जीभ अभी भी मेरे चेहरे और शरीर पर दौड़ रही थी। उसने जोर लगाना शुरू कर दिया। मुझे पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं छटपटा उठा। मेरे नाकों तक पानी आ गया था। मेरा दम घुटने वाला था। अगले ही पल जैसे मेरी आंखें बंद हो रही थी। घर पर पूजा का समय हो गया था। बाबा दिए बना चुके थे। मंत्र अनुष्ठान करने के पश्चात धोती और बंडी पहने बाबा माथे पर दिए लेकर घर की परिक्रमा को निकल गए। परिक्रमा पूरी करने के पश्चात वो दीदी के पास आकर बोले, अरे ये पीशू कहाँ है? पता नहीं बाबा, शायद अपने कमरे में। इस गधे को मैंने कहा था कोई पूजा के समय आंगन में उपलब्ध रहे। हर साल का इसका नाटक। अरे पूजा पाठ में इसको विश्वास क्यों नहीं आता है? बाबा ने मां की तरफ देखकर कहा, मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो हमेशा कहती हूं उसको। अच्छा जा तो बुला के लाओ उसे।
बाबा ने दीदी से कहा। हाँ बाबा, अभी बुला के लाती हूँ, कमरे में ही होगा। दीदी जाने लगी। तभी अचानक बाबा बोले, अच्छा रहने दे, पहले तू ये दिया जरा गौशाला के उधर लगा। हमारी गौशाला का ये हिस्सा थोड़ा अंधेरे था। दीदी दिया लेकर वहां पहुंची। दिया रखकर उन्हें एक मंत्र पढ़ना था, मगर ये क्या, दिया रखते ही जैसे हवा अपनी लपलपाती जीभ से उस दिए को बुझाने की कोशिश में थी। दीदी चौंक पड़ी। अरे अरे अरे! उन्होंने अपने आंचल से दिए की लौ को बुझाने से बचाने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज थी कि उनका यह प्रयास भी व्यर्थ जा रहा था। वो मनी मन बोल पड़ी, अरे ये क्या हो रहा है? अगर दिया बुझ गया तो मैं मंत्र नहीं पढ़ पाऊंगी, और मंत्र नहीं पढ़ पाऊंगी तो पितृदोष लगेगा। पितृ हमारी रक्षा कैसे करेंगे आज की इस भयानक रात्रि में? ओ मां काली, रक्षा करो, रक्षा करो। अचानक ही हवा जैसे थम सी गई। दीदी ने तुरंत ही मंत्र पढ़ा। पितृपुरुषों को नमस्कार, इस दिए की लौ के साथ गया में जाओ, मुक्ति पाओ और हमारे घर को सभी शत्रुओं से बचाओ। 3 बार ये मंत्र बोलने के बाद दीदी ने दिए के पास से अपना हाथ हटा दिया। मंत्र पढ़ना तो हो चुका था, अब अगर दिया बुझ भी जाता है तो क्या हो सकता था। दूसरी तरफ मैं छटपटा रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए। वो गरीब शक्ति मेरे कांधे पर चढ़कर मुझे पानी में डुबो जा रही थी। मेरे सामने मृत्यु खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था आज की रात मेरे साथ क्या होने वाला है। ओह काश मैंने ये चैलेंज नहीं लिया होता। ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में इस नरकी जीव के हाथों से मर जाऊंगा मैं। कल सवेरे माँ बाबा को पता चलेगा, दीदी की क्या हालत होगी। वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं मरना नहीं चाहता। ये मैंने क्या कर दिया? पर मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? हाँ, मेरी सांस बंद हो रही है। मृत्यु मेरे समकक्ष है। मैं माँ बाबा। मेरे मुंह से जैसे चीख निकल आई। अचानक ही आश्चर्यजनक घटना हुई। तेज हवा का झोंका दिए को पूरी तरह से बुझा ही दिया था। दीदी भी मुड़कर जा ही रही थी। तभी अचानक जैसे एक चिंगारी सी भड़की और दिया बहुत तेजी से जल उठा। इस घटना को देखकर दीदी भी आश्चर्यचकित होकर वहीं रुक गई। दिया काफी छोटा सा था, मगर उसकी लौ बहुत तेज और उज्जवल जल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी की भी समझ में नहीं आया। मैं मृत्यु के बिल्कुल सामने ही था। तभी अचानक एक झटका सा लगा। मेरे हाथों से वो लाठी हवा में लहरा उठी और तभी एक चित्कार सी गूंज उठी। वो नारकीय जीव मेरे कंधे से दूर छिटक गया। मैं हड़बड़ाकर तालाब के उस गंदे पानी से अपना चेहरा बाहर निकाल लिया और सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। मेरे सामने वो लाठी हवा में लहरा रही थी और उसे धुएं की एक आकृति बन रही थी। उस आकृति का तेज इस समय तालाब के अंधेरे को रोशनी में बदल रहा था और उसी रोशनी की वजह से वो नारकीय जीव बार बार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करने के बाद भी दूर छिटक जा रहा था। मैं चौंक पड़ा। कौन है ये? कौन है जिसने मेरी मदद की? तभी अचानक कानों में आवाज आई, खोका जल्दी निकलो तालाब से, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। खोका, ये तो दादाजी की आवाज है। वही मुझे इस नाम से बुलाते थे। आज के बाद कभी भी इस तरह की मूर्खता मत करना। बड़े बूढ़े जो कहते हैं उसके पीछे कारण होता है। हिम्मत दिखाने की भी जगह होती है, वहां हिम्मत दिखानी चाहिए। इस तरह से दोस्तों के उकसाने पर हिम्मत दिखाने के चक्कर में देखा ना क्या हुआ। हाँ सही कह रहे थे दादाजी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, आज के बाद कभी भी बिना मतलब की हिम्मत नहीं दिखाऊंगा। हिम्मत वहीं दिखाऊंगा जहां हिम्मत दिखाने की जरूरत है।
मैं तेज कदमों से पानी से बाहर आ गया। अब वो नारकी जीव कहीं गायब हो चुका था। मैंने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा, मगर ये क्या, चारों ओर तो घना अंधकार था। मेरे पैरों के पास पड़ी थी दादाजी की लाठी। मैंने तुरंत उसे उठाया और उस खजूर के पेड़ पर अपना नाम लिख दिया और साइकिल लेकर चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैं पिछले दरवाजे से अंदर आ रहा था। दूसरी तरफ दीदी मुझे कमरे में खोजने गई थी और वहां मुझे ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरी हाथ पाकर वो चौंक पड़ी। कहां गया था तू? चुप चुप, बाद में बताऊंगा। और ये क्या, पूरा शरीर तेरा भीगा हुआ है? अरे चुप ना, बाद में बताता हूं। किसी तरह मैंने बात टाली और कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। पिताजी ने एक दिया मुझे भी दिया। घर के कोने हिस्से में से रखकर मैंने भी वो मंत्र पढ़ा और चुपचाप कमरे में आ गया। रात को खाना खाकर जब हम सोने जा रहे थे, तब पढ़ने का बहाना बनाकर मैं और दीदी दूसरे कमरे में रुक गए। वहां मैंने उसे सारी घटना बताई। सुनकर वो आश्चर्यचकित थी। हाँ, ये घटना सच्ची है, मगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर ऐसा होता है। नरक चौदस की रात या फिर भूत चतुर्दशी की रात को नरक के दरवाजे खुल जाते हैं और उस रात सभी पैशाचिक शक्तियां धरती पर तांडव करती हैं। धरती के हर अंधेरे सूने हिस्से में उस रात प्रेतों का तांडव होता है और इसीलिए बड़े बूढ़े इस दिन को बड़ी सावधानी से बिताने